नमस्कार आप सभी को। करंट अफेयर्स के इस सेशन में एक बार फिर से स्वागत है आप सबका। और आज के इस सेशन में कुल प्रश्नों की संख्या 16 है। 16 प्रश्न हमें देखने हैं। ज़्यादातर जो प्रश्न हैं ये आप कह सकते हैं सितंबर और अक्टूबर माह के बीच के प्रश्न हैं, तो ध्यान से देखना है चीज़ों को। जो फैक्ट आपको ज़रूरी लगे वो आप नोट कर लीजिए। हो सकता है कि इनमें से ज़्यादातर चीज़ें आपको पता हों, यदि पता है तो वो भी उनका रिवीजन करना है, लिखने का हमें प्रयास करना है, ठीक है। यदि कुछ याद भी है हमें तो भी हमें वर्बली बोलना चाहिए, इससे चीज़ें और बेहतर होती हैं। यदि आप नहीं बोलते हो ये सोच के कि हमें चीज़ें याद हैं, फैक्ट पता है, तो उससे आपका नुकसान होता है, धीरे धीरे आप उसको भूल जाते हैं, ठीक है। और कल की कक्षा में काफ़ी सारी बातें हुई थी, कल रात्रि के लाइव सेशन में। तो उसके बाद भी यदि किसी को कोई डाउट होगा तो इस सेशन के तुरंत बाद फेसबुक पेज पे लाइव रहेगा, वहाँ पे आ जाइएगा। कोई भी यदि डाउट होगा तभी आइएगा, ठीक है, क्योंकि समय आपका बहुत कीमती है। यदि कोई डाउट नहीं है तो इस क्लास के बाद अपनी तैयारी जो भी आपका शेड्यूल्ड है, जैसे बताया गया है कि प्रतिदिन आपका एक टारगेट होना चाहिए, एक लक्ष्य होना चाहिए, और उस लक्ष्य को पाने के लिए आपको अपना पूरा दिन लगाना है, ठीक है। तो बाकी के समय जो है वो अपने लक्ष्य पर केंद्रित होना चाहिए। यदि कोई डाउट है आज के इस सेशन से तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या आप लाइव सेशन में फेसबुक पेज पर आ सकते हैं, लेकिन तभी आइए यदि डाउट हो, ठीक है। यदि डाउट नहीं है तो आने की ज़रूरत नहीं है, आप अपनी तैयारी करिए। चलिए अब देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न कह रहा है, ध्यान से समझने की ज़रूरत है। कह रहा है कि पंचायती राज दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस योजना के तहत ई प्रॉपर्टी कार्ड वितरण किए गए। कब वितरण किए गए? पंचायती राज दिवस के अवसर पर बात हो रही है कि पंचायती राज दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा ई प्रॉपर्टी कार्ड वितरित किए गए हैं। तो ई प्रॉपर्टी कार्ड जो वितरित किए गए हैं, बोला जा रहा है किस योजना के तहत किए गए हैं। ये जो कार्ड वितरित किए गए हैं किस योजना के तहत वितरित किए गए हैं, ये आपको बताना है। यहाँ पे योजना की यदि हम बात करें तो प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी, ग्राम स्वराज अभियान, स्मार्ट सिटी मिशन और स्वामित्व योजना, ये 4 प्रमुख योजनाएं दी हुई हैं। तो किसके तहत किया गया है ये आपको बताना है। तो चलें बताएं किसके तहत किया गया है। इन चारों में से अपने उत्तर का चुनाव करें। चलिए बताइएगा कि इसका सही जवाब क्या होगा। उसके बाद कुछ मैं फैक्ट बताऊंगा और प्रयास करिएगा कि जो फैक्ट बताया जाता है उसको आपको नोट करना है। देखो इसका सही उत्तर है स्वामित्व योजना। डी विकल्प आपका सही उत्तर है। स्वामित्व योजना विशेष रूप से थी कि ड्रोन के माध्यम से विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में आप कह सकते हो कि नवीनतम सर्वेक्षण किया जाएगा भूमि का ड्रोन के माध्यम से, और उसके साथ साथ संपत्ति का यहाँ पे सीमांकन भी किया जाएगा। तो ड्रोन के माध्यम से जो आधुनिक तरीके से हम सर्वेक्षण कर रहे हैं जमीनों का, रिहायशी इलाकों का, उस योजना का नाम है स्वामित्व योजना, और उसी योजना के तहत ई प्रॉपर्टी कार्ड वितरित किए गए। अब यदि आपने प्रश्न को ध्यान से पढ़ा होगा तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है पंचायती राज दिवस। अब पंचायती राज दिवस आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। पंचायती राज दिवस से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस जो है ये मनाया जाता है 24 अप्रैल को, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। 24 अप्रैल को ये मनाया जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। पहली बार कब मनाया गया यदि हम बात करें तो पहली बार इसको वर्ष 2010 में मनाया गया। मतलब 2010 से हम राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मना रहे हैं। किस तिथि को मना रहे हैं? 24 अप्रैल को मना रहे हैं। यह भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। इसके साथ साथ आप जानते हो कि भारत के संविधान में भी पंचायतों का उल्लेख आपको देखने को मिलता है। जैसे कि आप जानते हो आर्टिकल नंबर 40 की यदि हम बात करें तो वहां पर पंचायतों का उल्लेख देखने को मिलता है। साथ ही साथ आर्टिकल नंबर 246 की यदि हम बात करें तो यहाँ पे बात की गई है कि जो राज्य विधान मंडल है, राज्य विधान मंडल को स्थानीय स्वशासन से संबंधित किसी भी विषय में किसी भी विषय के बारे में कानून बनाने का अधिकार दिया गया है। और स्थानीय स्वशासन की बात की जा रही है, और स्थानीय स्वशासन की जो प्रक्रिया है वो पंचायतों के माध्यम से ही आगे बढ़ाई जाती है, संचालित की जाती है। तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इतनी जानकारी आपको होनी चाहिए। एक तिथि याद रखना है आपको कि राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल को मनाया जाता है। वर्ष 2010 में पहली बार मनाया गया। और पंचायतों की चर्चा संविधान में जहां हुई है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए, उस अनुच्छेद के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और आपको पता होगा कि 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के माध्यम से पंचायती
किसी राज्य संस्थान को संवैधानिक दर्जा मिला था, यह भी जानकारी आपको होनी चाहिए। ठीक है, तो किस संशोधन अधिनियम के तहत मिला था, तो यह भी याद रखना है 73वें संविधान संशोधन के अंतर्गत मिला था। यहाँ पे बोला जा रहा है सितंबर 2021 की कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा डिजिटल कृषि को आगे ले जाने हेतु निम्नलिखित में से किस निजी कंपनी के साथ समझौता किया गया। मतलब यहाँ पे बोला जा रहा है कि कृषि एवं किसान कल्याण जो मंत्रालय है उसके द्वारा किस कंपनी के साथ समझौता किया गया है, किस संबंध में, डिजिटल कृषि को आगे बढ़ाने के लिए किस संबंध में समझौता किया गया है आपको बताना है। पहला है जियो प्लेटफॉर्म्स लिमिटेड, दूसरा है NCDIX ई मार्केट प्लस, तीसरा है निंजा कार्ट और चौथा विकल्प है फ्लिपकार्ट। इनमें से कौन सी कंपनी है जिसके साथ कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने समझौता किया है। और आपको पता होगा कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय का जो प्रभार है वो वर्तमान समय में नरेंद्र सिंह तोमर के पास है और कृषि मंत्रालय लगातार चर्चा में है, किसानों के मुद्दों को लेकर ये चर्चा में है, तो इनसे संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो इस संदर्भ में यदि हम देखें तो कृषि एवं किसान मंत्रालय से संबंधित जो भी फैक्ट आप देखते हो, किसान कल्याण मंत्रालय से संबंधित जो भी फैक्ट आप देखते हो उसको आपको एक जगह नोट करना है, याद करने का प्रयास करना है। ठीक है, यहाँ पे बात हो रही है 4 विकल्प दिए हुए हैं, तो इसका सही उत्तर है फ्लिपकार्ट। फ्लिपकार्ट के साथ समझौता किया है, डी विकल्प आपका सही उत्तर है। अब बात हो रही है फ्लिपकार्ट की, तो आपको पता होगा फ्लिपकार्ट के जो CEO हैं इनका नाम है कल्याण कृष्ण मूर्ति, पूछा जा सकता है। ठीक है, कल्याण कृष्ण मूर्ति, ये आपसे पूछा जा सकता है। आपसे पूछा जा सकता है ट्विटर के हाल ही में नए CEO बने हैं और ये भारतवंशी हैं, इनके बारे में पूछा जा सकता है। अगली क्लास में इसके बारे में मैं बताऊंगा। यदि किसी को पता है कि ट्विटर के नए CEO कौन बने हैं तो आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। साथ ही साथ आपको बता दें कि फ्लिपकार्ट का जो हेडक्वार्टर है ये आपको बेंगलुरु में देखने को मिलेगा और कई बार पूछा जाता है कि इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई, तो आपको याद रखना है सचिन और बिन्नी बंसल, सचिन बंसल और बिन्नी बंसल के द्वारा इसकी स्थापना की गई है। ये दोनों नाम भी आपको पता होने चाहिए। ठीक है, इतनी जानकारी आपको होनी चाहिए। 2007 में इसकी स्थापना हुई थी, इसको बताएं। यहाँ पे बोला जा रहा है फरवरी 2021 में केंद्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारमण ने वर्चुअल माध्यम से भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के दक्षिण क्षेत्रीय कार्यालय का शुभारंभ कहाँ से किया गया। मतलब बोला जा रहा है, क्योंकि अभी इसका जो प्रमुख कार्यालय यदि हम देखें तो दिल्ली में है, तो बोला जा रहा है CCI जिसको बोलते हैं भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग, इसका क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ पर खोला गया है आपको बताना है। यहाँ पे 4 शहरों के नाम दिए हुए हैं और चारों के चारों दक्षिण भारत के शहर हैं, इनमें से कोई एक सही है आपको बताना है। बेंगलुरु, चेन्नई, हैदराबाद या कोच्चि, इनमें से कौन सा सही है आपको बताना है। विशेष रूप से जो दक्षिण क्षेत्रीय कार्यालय है, दक्षिण भारत के जो भी राज्य हैं जैसे कि तमिलनाडु हो गया, कर्नाटक हो गया, तेलंगाना हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, इन सब की ज़रूरतों को ये पूरा करेगा। इन सब के मामलों के निपटारे के लिए इसको बनाया जा रहा है। तो आपको बता दें कि ये बन रहा है चेन्नई में। ठीक है, बी विकल्प आपका सही उत्तर है, चेन्नई सही उत्तर है। चेन्नई की बात करें तो आप जानते हैं तमिलनाडु में स्थित है। ठीक है, तमिलनाडु का शहर है। और आपको यहाँ पे यह भी बता दें कि तमिलनाडु में ही एशिया का सबसे बड़ा, नोट कर लीजिएगा, तमिलनाडु में ही एशिया का सबसे बड़ा मवेशी पार्क भी बनाया गया है, यह भी आपको पता होना चाहिए। इसके साथ साथ पिछले दिनों एक बांध है जिसकी चर्चा भवानी, इसका नाम याद रखना है, भवानी सागर बांध, और इसकी चर्चा भारतीय प्रधानमंत्री ने किया था। भवानी सागर बांध, अपने मन की बात कार्यक्रम में भी इसकी चर्चा किया था भवानी सागर बांध की। तो इसको याद रखना है कि भवानी सागर बांध जो है ये विशेष रूप से प्रधानमंत्री ने इसकी चर्चा कई बार की है और इसको आधुनिकीकरण करने की बात की जा रही है। तो आपसे सीधा प्रश्न बन सकता है कि हाल ही में चर्चा में रहा भवानी सागर बांध किस राज्य से संबंधित है, तो आपको जवाब देना है कि यह बांध तमिलनाडु से संबंधित है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको बताऊं। सर्वोच्च न्यायालय के, ध्यान से पढ़ना है, इसके बाद जवाब देना है। सर्वोच्च न्यायालय के ई समिति के अध्यक्ष डॉक्टर न्यायमूर्ति धनंजय वाई चंद्रचूड़ ने 9 अप्रैल 2021 को ई फाइलिंग 3.0 मॉड्यूल का उद्घाटन किया। ई फाइलिंग 3.0 मॉड्यूल अदालत के दस्तावेजों को इलेक्ट्रॉनिक तरीके से दाखिल करने की सुविधा देता है। यहाँ पे पूछा जा रहा है
आपसे सिर्फ और सिर्फ आपको जानकारी होनी चाहिए कि ई फाइलिंग 3.0 मॉड्यूल क्या है। तो ई फाइलिंग 3.0 मॉड्यूल क्या है ये आपको बताना है। चलें बताएं। और इन दोनों विकल्पों पे यदि आप देखें दोनों कथनों को, तो इन दोनों कथनों के आधार पे आपको अपने उत्तर का चुनाव करना है। पहले आप एक बार प्रयास कर लें, फिर मैं इसके बारे में आपको बता रहा हूं। चलें बताएं। देखो इसमें है ई फाइलिंग 3.0। आपको बता दें कि अदालत में दस्तावेजों को इलेक्ट्रॉनिक तरीके से दाखिल कराने की सुविधा के लिए इस मॉड्यूल को बनाया गया है, इस मॉड्यूल का उद्घाटन किया गया है, लागू किया गया है। और इसमें यदि हम बात करें तो पहला कथन भी सही है और दूसरा भी सही है, मतलब इसका सही उत्तर हो जाएगा सी विकल्प। ठीक है, तो इसमें आपको इतना याद रखना है कि ई फाइलिंग 3.0 जो है ये विशेष रूप से सुप्रीम कोर्ट से संबंधित है। किस संबंध में है? अदालतों में दस्तावेजों को डिजिटल रूप से इलेक्ट्रॉनिक तरीके से दाखिल कराने की सुविधा के साथ इसको विकसित किया गया है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि इसका उद्देश्य क्या है, कहाँ से संदर्भित है, किस संस्था से, और साथ ही साथ क्या होता है इससे, ये सब आपको पता होना चाहिए। और विशेष रूप से जैसे ही आपने बात किया कि इसकी चर्चा सुप्रीम कोर्ट से संदर्भित है, मतलब सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित है। आप जानते होंगे कि भारत के जो संविधान है उसमें यदि हम देखें तो हमारे अनुच्छेद 124 से लेकर 147 के बीच जो है सुप्रीम कोर्ट की चर्चा की गई है, ये आपको पता होना चाहिए। इसके साथ साथ आपको यह भी पता होना चाहिए कि वर्तमान समय में मुख्य न्यायाधीश समेत कुल जजों की संख्या जो सुप्रीम कोर्ट में है वो 33 है, ये भी आपको पता होना चाहिए। क्यों पता होना चाहिए? क्योंकि अभी हाल ही में कुछ नए जज जोड़े गए हैं। कितने जज जोड़े गए हैं उसके बारे में मैं बताता हूं कि कुल हाल ही में अभी 9 जजों ने पद की शपथ ली है। ठीक है, इससे पहले 9 पद रिक्त थे, तो 9 नए जज जो है सुप्रीम कोर्ट में नियुक्त किए गए हैं कॉलेजियम सिस्टम के माध्यम से। और वर्तमान समय में मुख्य न्यायाधीश समेत कुल जजों की संख्या 33 हो गई है। अब ये जो 9 जज यहाँ पे जिनको नियुक्ति मिली है इनमें से 3 महिलाएं हैं, और इन 3 महिलाओं का नाम आपको पता होना चाहिए। जैसे हिमा कोहली, इनका नाम पहले भी मैंने आपको बताया था, हिमा कोहली। हिमा कोहली के बाद दूसरा नागरत्ना, इनका नाम आपको याद रखना है, नागरत्ना। और तीसरा नाम आपको याद रखना है बेला एम त्रिवेदी। ठीक है, बेला एम त्रिवेदी। ये तीनों की तीनों महिला न्यायाधीश हैं जिनको नियुक्ति मिली है सुप्रीम कोर्ट में। और याद रखिएगा कि यदि सब कुछ ठीक ठाक रहा तो अगले जो हमारे मुख्य न्यायाधीश होंगी, पहली बार कोई महिला मुख्य न्यायाधीश होंगी सुप्रीम कोर्ट में, और उनका नाम होगा नागरत्ना। तो नागरत्ना इस दौड़ में सबसे आगे हैं, जो भी इनके मानक होते हैं, एज का जो बाउंडेशन होता है उस आधार पर देखा जाए तो अगली जो मुख्य न्यायाधीश होंगी सबसे ज़्यादा संभावना है कि नागरत्ना के सबसे ज़्यादा संभावना है मुख्य न्यायाधीश बनने की। ठीक है, कुल पदों की यदि हम संख्या बात करें सुप्रीम कोर्ट में तो कुल पदों की संख्या 34 स्वीकृत है। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश समेत कुल 34 जज अधिकतम हो सकते हैं आज की तिथि में। आपको पता होगा कि वर्तमान समय में हमारे जो मुख्य न्यायाधीश हैं उनके बारे में पता होगा, जस्टिस वेंकट रमन, इनका नाम आपको याद रखना है। जस्टिस वेंकट रमन हमारे मुख्य न्यायाधीश हैं और ये वर्ष 2022 तक ये पद पर बने रहेंगे। ठीक है, तो अभी वेंकट रमन जी को याद रखना है कि हमारे मुख्य न्यायाधीश हैं। सुप्रीम कोर्ट में अधिकतम 34 जज हो सकते हैं मुख्य न्यायाधीश समेत। वर्तमान समय में कुल 33 जज हैं। कहने का मतलब एक पद रिक्त है और 3 महिला जजों का नाम मैंने आपको बताया, हिमा कोहली, नागरत्ना, बेला एम त्रिवेदी, तीनों का नाम आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको बताएं। पर्यावरणीय और शोध संगठन जर्मन वाच द्वारा जारी वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2021 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? बताएं। क्या बोला जा रहा है? पहले प्रश्न ध्यान से पढ़ना है। बोला जा रहा है पर्यावरणीय और शोध संगठन जर्मन वाच एक संस्था है, इसके द्वारा वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक जारी किया गया है और इसमें भारत को कौन सा स्थान मिला है आपको बताना है। चलें बताएं, इनमें भारत को कौन सा स्थान मिला है? ये इसका 16वां संस्करण है।
मतलब विगत 16 वर्षों से ये रिपोर्ट जारी होती रही है और इस रिपोर्ट में जो भारत को स्थान मिला है वो है 7वां स्थान। तो डी विकल्प सही उत्तर है, भारत को 7वां स्थान मिला है। यदि हम बात करें पहले, दूसरे, तीसरे स्थान पे कौन है, तो इन देशों के नाम आपको पता होना चाहिए जहां पर जलवायु जोखिम सबसे ज़्यादा है, जलवायु परिवर्तन के चलते सबसे ज़्यादा चुनौती है। उनमें सबसे पहला देश आता है मोजाम्बिक। ठीक है, पहला देश आता है मोजाम्बिक। आपने मोजाम्बिक चैनल का नाम अवश्य सुना होगा। दूसरा देश इसमें आता है जिम्बाब्वे। ठीक है, ये भी अफ्रीका का देश है। तीसरा देश इसमें आता है बहामास। ठीक है, तो ये 3 देश आपको याद रखने हैं जिनमें सबसे ज़्यादा खतरा है जलवायु परिवर्तन का। किसके अनुसार? जर्मन वाच के अनुसार, जर्मन वाच संगठन के अनुसार याद रखना है। भारत का स्थान इसमें कितना है? भारत का स्थान 7वां है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो सबसे प्रभावित देश मोजाम्बिक, जिम्बाब्वे और बहामास, इसको बताएं। हाल ही में 12वीं स्वच्छ ऊर्जा मंत्री स्तरीय बैठक वर्चुअल प्रारूप में किस देश की मेजबानी में किया गया? बताएं। हाल ही में 12वीं स्वच्छ ऊर्जा मंत्री स्तरीय बैठक वर्चुअल प्रारूप में किस देश की मेजबानी में किया गया, आपको बताना है। चलें बताएं। बैठकों से संबंधित प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं, इसलिए इस तरह के प्रश्नों को आपकी PDF में जगह दी गई है। बताएं। बोला जा रहा है 12वीं स्वच्छ ऊर्जा मंत्री स्तरीय बैठक कहाँ आयोजित की गई, किसके नेतृत्व में आयोजित की गई, आपको बताना है। 4 देश आपको देखने को मिल रहे हैं, चिली, मोरक्को, नाइजीरिया और संयुक्त राज्य अमेरिका। इसका सही उत्तर है चिली। चिली के बारे में यदि हम बात करें तो आप जानते हो दक्षिण अमेरिका का एक देश है चिली। और विशेष रूप से यदि हम बात करें तो दक्षिण अमेरिका में आप देखते होंगे आटाकामा मरुस्थल पूछा जाता है, कई बार चिली से संबंधित है आटाकामा मरुस्थल। इसके बाद क्योंकि चिली दक्षिण अमेरिका से संबंधित है तो दक्षिण अमेरिका के बारे में कुछ फैक्ट आपको पता होना चाहिए। जैसे यहाँ पर आपको एंडीज पर्वतमाला देखने को मिलेगी और एंडीज पर्वतमाला की यदि हम बात करें तो विश्व की सबसे लंबी जो पर्वतमाला है वो आपकी है एंडीज पर्वतमाला। इसके साथ साथ आप यह भी जानते होंगे कि एंडीज पर्वतमाला का विस्तार 7 देशों में देखने को मिलता है। इसके साथ साथ आपको देखने को मिलता है कि यहाँ पर एक पठार भी देखने को मिलता है। नाम इसका आप बहुत कम सुनते होंगे लेकिन आज नोट कर लीजिएगा, इसके बारे में पूछा जा सकता है। ठीक है, क्या है? आल्टीप्लानो, ये नाम आपको पता होना चाहिए। आल्टीप्लानो, ये जो पठार है विशेष रूप से दक्षिण अमेरिका में देखने को मिलता है। यह तिब्बत के पठार के बाद विश्व का दूसरा सबसे ऊंचा पठार है, यह भी आपको पता होना चाहिए। आल्टीप्लानो, यह भी जानकारी आपको होनी चाहिए। इसके साथ साथ दक्षिण अमेरिका की जब हम बात करते हैं तो आपको टिटिकाका झील भी देखने को मिलती है। टिटिकाका झील पूछा जाता है किस कॉन्टिनेंट में है, तो आपको बताना है दक्षिण अमेरिका में है। इसके साथ साथ जब हम बात कर रहे हैं चिली की तो आप जानते होंगे दक्षिण अमेरिका का कुछ इस तरह से रफली मैप बनता है। ठीक है, कुछ इस तरह से रफली मैप बनता है और इसमें यदि आप देखोगे तो पूर्वी तट पर भी एक धारा आपको देखने को मिलती है, जलधारा, और आपको पश्चिमी तट पर भी एक जलधारा देखने को मिलती है। कई बार पूछा जाता है कि दक्षिण अमेरिका के पूर्वी तट पर कौन सी जलधारा बहती है या दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट पर कौन सी जलधारा बहती है, तो इसके बारे में भी हमें पता होना चाहिए। यहाँ पर आपको याद रखना है कि यदि हम बात करें पश्चिमी तट पे तो यहाँ पे पेरू जलधारा बहती है और पेरू जलधारा जो है एक ठंडी जलधारा है, ये आपको पता होना चाहिए। यदि हम इसके पूर्वी तट पे बात करें तो यहाँ पे ब्राजीलियन धारा बहती है और ब्राजीलियन धारा जो है ये एक गर्म जलधारा है। अब यदि किसी ने तैयारी की शुरुआत की होगी तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा कि किसको गर्म जलधारा बोलते हैं, किसको ठंडी जलधारा बोलते हैं। देखो, सबसे पहले विषुवत रेखा आपको पता होगा। ठीक है, विषुवत रेखा की जब हम बात करते हैं, मान लीजिए कोई ए देश है जो विषुवत रेखा के आप कह सकते हो दक्षिण में स्थित है, तो कहने का मतलब है कोई भी ऐसी जलधारा जो विषुवत रेखा से ध्रुवों की तरफ बहती हुई जाती है वह गर्म जलधारा होगी। कोई भी ऐसी जलधारा जो ध्रुवों से विषुवत रेखा की तरफ बहती है वह आपकी ठंडी जलधारा होगी। उदाहरण के रूप में जैसे पेरू जलधारा जो है ये दक्षिणी ध्रुव से बह रही है विषुवत रेखा की तरफ, इसलिए ये ठंडी जलधारा है। ब्राजीलियन जलधारा क्योंकि विषुवत रेखा से दक्षिण की तरफ बह रही है, इसलिए ब्राजीलियन जलधारा जो है
गर्म जलधारा है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आपसे यह भी पूछा जाता है दक्षिण अमेरिका के संबंध में, क्योंकि दक्षिण अमेरिका में 2 स्थल रुद्ध देश हैं, तो पूछा जाता है कि दक्षिण अमेरिका की वो 2 स्थल रुद्ध देश कौन कौन से हैं, उनके बारे में पता होना चाहिए। तो पहला आता है बोलीविया, दूसरा आता है पराग्वे। तो ये दोनों भी याद रखिएगा, इनके बारे में अक्सर पूछा जाता है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके साथ साथ इसमें आपको और एक जानकारी दे देता हूं, क्योंकि 12वां है चिली में आयोजित किया गया है, 13वां जो है ये आयोजित किया जाएगा यूएसए में 2022 में, और 14वां संस्करण जो है ये 2023 में भारत में आयोजित किया जाएगा। तो इसको भी याद रखना है कि इसका जो है स्वच्छ ऊर्जा मंत्री स्तरीय जो बैठक है, इसका 14वां संस्करण वर्ष 2023 में भारत में आयोजित किया जाएगा, वर्ष 2022 में यूएसए में आयोजित किया जाएगा। इसको बताएं। जून 2021 में किस देश ने आरोप लगाया कि ब्रिटिश युद्धपोत के काला सागर में उसकी क्षेत्रीय जल सीमा का उल्लंघन किया है? मतलब कि ब्रिटिश युद्धपोत ने काला सागर में उस देश की क्षेत्रीय सीमा का उल्लंघन किया है। यह आरोप वैश्विक परिदृश्य में किसने लगाया है यूनाइटेड किंगडम पर? आपको बताना है। यूक्रेन, रूस, जॉर्जिया, बुल्गारिया। अब इस प्रश्न में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या हो जाता है? इस प्रश्न को यदि थोड़ा सा और कठिन बनाना हो तो कैसे कर सकते हैं? देखो, काला सागर है, ब्लैक सी है, कुछ देश होंगे जिनकी सीमा काला सागर से लगती होगी। यदि हम बात करें कौन कौन से देश हैं जिनकी सीमा काला सागर से लगती है, तो बहुत कम लोग बता पाएंगे, याद होना चाहिए इस तरह से। तो काला सागर से सीमा बनाने वाले देश, पहला आता है यूक्रेन, दूसरा देश आपको देखने को मिलेगा रूस, तीसरा देश आपको देखने को मिलेगा रोमानिया, चौथा देश आपको देखने को मिलेगा बुल्गारिया, और 5वां देश आपको मिलेगा तुर्की, 6वां देश आपको देखने को मिलेगा जॉर्जिया। ये आपको पता होना चाहिए। तो कुल मिलाकर काला सागर से 6 देश हैं जो सीमा बनाते हैं, यूक्रेन, रूस, रोमानिया, बुल्गारिया, तुर्की और जॉर्जिया। अब जब बात हो रही है कि काला सागर में सीमा का उल्लंघन किया गया है, तो आपको सबसे पहले क्या देखना चाहिए जवाब में कि भाई इनमें से कौन सा देश है जो काला सागर से सीमा साझा करता है। अब आपके विकल्प में जो देश दिए हुए हैं, चारों के चारों देश काला सागर से सीमा साझा करते हैं, इसलिए ये प्रश्न आपका और टफ हो गया है। अब इसका सही उत्तर जो है वो तो है रूस। ठीक है, रूस सही उत्तर है। रूस की राजधानी है मास्को, याद है तो हमारे साथ रिपीट करें। यहाँ की मुद्रा है रूबल, यहाँ के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन, इनका नाम आपको पता होना चाहिए। यहाँ की अंतरिक्ष एजेंसी का नाम है रोसकॉसमोस, और यहाँ पे जो रॉकेट सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाता है अंतरिक्ष अभियानों के लिए, उसका नाम है सोयूज। इतना आपको पता होना चाहिए। साथ ही साथ यह भी पता होना चाहिए कि रूस की राजधानी मॉस्को में इसरो ने अपना तकनीकी संपर्क इकाई स्थापित किया है, ये आपको पता होना चाहिए। साथ ही साथ यह भी याद आना चाहिए कि S-400 एयर डिफेंस सिस्टम जो हम खरीद रहे हैं, रूस से खरीद रहे हैं, और इसकी डिलीवरी भी हमें कुछ प्राप्त हो गई है। साथ ही साथ कामोय नामक हेलीकॉप्टर भी हम नौसेना के लिए रसिया से ले रहे हैं, इसके लिए भी हमने समझौता किया है, ये भी आपको पता होना चाहिए। जब हम रूस की बात करते हैं तो इनकी 3 प्रमुख कंपनियां हैं जो पूछी जाती हैं। जैसे एक है गैज़प्रोम, गैज़प्रोम एक कंपनी है। गैज़प्रोम जो कंपनी है ये गैस की बहुत बड़ी कंपनी है, गैस सप्लाई करती है। दूसरी कंपनी आपको याद रखना है रोजनेफ्ट। रोजनेफ्ट क्यों याद रखना है? क्योंकि रोजनेफ्ट रसिया की एक बहुत बड़ी तेल कंपनी है, ये आपको पता होना चाहिए। इसके साथ साथ एक कंपनी और याद रखना है, इसका नाम है अल्रोसा। अल्रोसा नामक जो कंपनी है ये डायमंड की बहुत बड़ी कंपनी है। तो 3 प्रमुख कंपनियां रसिया की हमें पता होना चाहिए। गैज़प्रोम जो कि गैस की कंपनी है, रोजनेफ्ट रूसी तेल कंपनी है, अल्रोसा रूसी डायमंड की एक कंपनी है, यह आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। इसको बताएं। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत तथा किस देश के साथ करों के संदर्भ में सूचना के आदान प्रदान व संग्रह में सहायता के लिए समझौते को मंजूरी दी है? भारत सरकार ने इनमें से किस देश के साथ करों के बारे में जानकारी शेयर करने से संबंधित समझौता किया है? आपको बताना है।
ये ज़्यादातर जो देश हैं, ये ज़्यादातर देश आपने पढ़ा होगा, यदि आपने यूएसए का मैप देखा होगा, क्यूबा को आपने देखा होगा, तो वहाँ पे दो आपको द्वीप समूह देखने को मिलते हैं। एक को हम बोलते हैं ग्रेटर एंटिलीज और एक को हम बोलते हैं लेसर एंटिलीज। तो ये ज़्यादातर जो देश हैं या तो ग्रेटर एंटिलीज के पार्ट हैं या तो लेसर एंटिलीज के पार्ट हैं। यदि आपने अभी तक नहीं देखा है तो आज जाकर देखिएगा कि ग्रेटर एंटिलीज में कौन से देश आते हैं और लेसर एंटिलीज में कौन से देश आते हैं। ये महत्वपूर्ण है, प्रश्न यहाँ से बनते हैं। ठीक है, तो आपको बता दें ये जो समझौता हुआ है भारत सरकार का सेंट विंसेंट एंड द ग्रेनाडाइंस से हुआ है, और आपको बता दें कि ये जो है देश जो है ये संबंधित है लेसर एंटिल्स से। ठीक है, तो ये देश लेसर एंटिल्स के अंतर्गत आता है, इसी से हमने समझौता किया। कैरेबियाई द्वीप समूह जो आप देखते होंगे वहीं पर आपको सारी चीजें देखने को मिल जाएंगी। इसको बताएं। अप्रैल 2021 में कोडेक्स कमिटी ऑन स्पाइसेस कुलिनरी हब्स का 5वां सत्र किस देश की मेजबानी में आयोजित हुआ? विशेष रूप से ये मसालों से संबंधित एक प्रकार का सत्र होता है, व्यापारिक कह सकते हैं कि बैठक होती है, और बोला जा रहा है कि किस देश की अध्यक्षता में या मेजबानी में आयोजित हुआ। भारत, ऑस्ट्रेलिया, बहरीन या डेनमार्क, आपको बताना है। इस बैठक में विशेष रूप से 4 मसालों के लिए गुणवत्ता मानक की सिफारिश की गई, और 4 मसाले थे लौंग, अजवाइन, तुलसी और अदरक। ये भी आपको पता होना चाहिए, और ये बैठक विशेष रूप से भारत की मेजबानी में आयोजित की गई है। आगे बढ़ते हैं, इसको बताएं। अप्रैल 2021 में भारत ने स्वदेशी लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट तेजस से मध्यम तेजस से सफल परीक्षणों के बाद किस मिसाइल को हथियारों के अपने बेड़े में शामिल किया? इसमें बोला जा रहा है कि इनमें से कोई एक मिसाइल है जिसका हमने सफल परीक्षण तेजस के माध्यम से किया है। तो वो कौन सा मिसाइल है जिसके सफल परीक्षण के बाद हमने उसको अपने बेड़े में शामिल कर लिया है? तो इनमें से कौन सी मिसाइल है जिसका परीक्षण तेजस से किया गया है, जिसके परीक्षण के लिए तेजस का प्रयोग किया गया है, आपको बताना है। चलो बताएं, इनमें से कौन सी मिसाइल है? फिर अग्नि 5, पृथ्वी 3, पाइथन 5 या त्रिशूल? तो इसका सही उत्तर है पाइथन 5। पाइथन 5 जो मिसाइल है विशेष रूप से डीआरडीओ द्वारा विकसित की गई है। डीआरडीओ ने इसका परीक्षण किया है। ठीक है, डीआरडीओ ने इसका परीक्षण किया है विशेष रूप से इजराइल, और डीआरडीओ के सहयोग से इसको विकसित किया गया है। अब अगर डीआरडीओ के सहयोग से विकसित किया गया है तो कुछ जानकारी आपको डीआरडीओ के बारे में होनी चाहिए। जैसे डीआरडीओ का फुल फॉर्म क्या होता है? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। 1958 में इसकी स्थापना हुई थी। वर्तमान समय में इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में देखने को मिलेगा। जी सतीश रेड्डी इसके प्रमुख हैं, और इसका आदर्श वाक्य कई बार पूछा जाता है। इंग्लिश में हम बोलते हैं मोटो, तो इंग्लिश में यदि हम बात करें तो होगा स्ट्रेंथ ओरिजिन इज इन साइंस। संस्कृत में यदि हम बोलें तो बलस्य मूलम विज्ञानम इसका आदर्श वाक्य है। रक्षा मंत्रालय के अधीन होता है। इतनी बेसिक जानकारी है जो हमें होनी चाहिए। अब इनमें से कुछ मिसाइलें आपके लिए उससे संबंधित कुछ फैक्ट बता देता हूं। जैसे यहाँ पे देख रहे हो आप अग्नि और पृथ्वी। विशेष रूप से जो अग्नि और पृथ्वी मिसाइल हैं ये सतह से सतह पर मार करने में प्रयोग में लाई जाती हैं। ठीक है, इसके बाद आपने देखा त्रिशूल। त्रिशूल के साथ आकाश इसी कैटेगरी की मिसाइल है। त्रिशूल और आकाश जो हैं ये सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल हैं, ये आपको पता होना चाहिए। इसी तरह से आपने सुना होगा शौर्य के बारे में, निर्भय मिसाइल के बारे में। ये सतह से समुद्र में मार करने वाली मिसाइल हैं। एक मिसाइल आपने सुना होगा अस्त्र। अस्त्र मिसाइल जो है ये हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल है, ये आपको पता होना चाहिए। और ब्रह्मोस और हेलिना का नाम तो आपने सुना ही होगा। ब्रह्मोस के बारे में यदि हम बताएं तो हवा से सतह में मार करने वाली ये मिसाइल है, ये आपको पता होना चाहिए। और इसके बाद आपको एक नाग नामक मिसाइल पता होना चाहिए। विशेष रूप से ये एंटी टैंक मिसाइल है। इसके बारे में भी कई बार पूछा गया है, कई बार पूछा जाता है, तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जो प्रमुख संस्थाएं हैं जैसे डीआरडीओ। अब डीआरडीओ के बारे में यदि कोई बेसिक प्रश्न बन जाए तो इतनी तैयारी आपकी होनी चाहिए कि डीआरडीओ के बारे में बेसिक प्रश्न को आप आसानी से हल कर सकें। चलिए इसको बताएं।
हाल ही में भारतीय वैज्ञानिकों ने सोयाबीन की अधिक उपज देने वाली और कीट प्रतिरोधी कौन सी किस्म विकसित की है? इसके बारे में मैंने पूर्व में बताया था। अब आपको बताना है कि इनमें से कौन सा है, बताएं। सोयाबीन के बारे में बात हो रही है, बोला जा रहा है कि कौन सी अधिक उपज देने वाली और कीट प्रतिरोधी किस्म विकसित की गई है, ये आपको बताना है। तो चलें बताएं। 4 दिए हुए हैं, MACS, MAUS, RKS और DSB, 4 दिए हुए हैं, इन चारों में से बताना है। तो आपको बता दें इसका सही उत्तर है MACS 1407। ठीक है, कहीं कहीं आपको ऐसे देखने को मिल जाएगा MACS 1407, और लास्ट दिन जब मैंने आपको बताया था तो इसी रूप में मैंने आपको बताया था, तो याद रखना है इसको। साथ ही साथ यदि बात हो रही है सोयाबीन की, तो आपको पता होना चाहिए कि भारत में सबसे ज़्यादा सोयाबीन का जो उत्पादन होता है वो मध्य प्रदेश से होता है। मध्य प्रदेश भारत में सोयाबीन के कुल उत्पादन का लगभग 45% हिस्सेदारी रखता है। दूसरे स्थान पर आता है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र भारत में कुल सोयाबीन उत्पादन का लगभग 40% हिस्सा रखता है। तो सबसे बड़े सोयाबीन उत्पादक राज्य भारत में मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र हैं, ये आपको पता होना चाहिए। विशेष रूप से एक किस्म किसके द्वारा बनाई गई है, तो एक संस्थान आप पढ़ते होंगे, आगारकर रिसर्च इंस्टीट्यूट। आगारकर रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा इसको डेवलप किया गया है, यह भी आपको याद रखना है। तो इस विशेष किस्म को विकसित किसने किया है? आगारकर रिसर्च इंस्टीट्यूट ने। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मानस ऐप संबंधित है किससे? मानस ऐप किससे संबंधित है आपको बताना है। चलिए बताएं, मानस ऐप किससे संबंधित है? मानस का फुल फॉर्म होता है मेंटल हेल्थ एंड नॉर्मलेसी ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम। ठीक है, मानस हिंदी में लिखा है, इंग्लिश में MANAS होगा, और प्रत्येक वर्ड का अपना एक कह सकते हैं फुल फॉर्म है। जैसे इसका हो जाएगा मेंटल हेल्थ एंड नॉर्मलेसी ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम, ये आप नोट कर सकते हैं। विशेष रूप से भारतीय नागरिकों के लिए है, मानसिक सेहत को लेकर ये ऐप है, तो ए विकल्प इसका सही उत्तर है। ठीक है, इसको बताएं। विश्व व्यापार संगठन द्वारा पिछले 25 वर्षों में विश्व कृषि व्यापार के रुझानों पर जारी एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2019 में वैश्विक कृषि उत्पाद निर्यातकों की सूची में भारत का स्थान क्या रहा? बताएं। चलिए जवाब दीजिएगा। विश्व व्यापार संगठन द्वारा पिछले 25 वर्षों में विश्व कृषि व्यापार के रुझानों पर जारी एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2019 में वैश्विक कृषि उत्पाद निर्यातकों की सूची में भारत का स्थान क्या रहा? कृषि उत्पाद निर्यातकों की सूची में भारत का स्थान क्या रहा है आपको बताना है। ठीक है, आपको बता दें आंकड़ा कब की हो रही, बात हो रहा वर्ष 2019 में। तो आपको बता दें कि इस समय जो भारत का स्थान था वो था 9वां स्थान। सबसे ज़्यादा कृषि उत्पादों का जो निर्यात होता है वो होता है यूरोपीय यूनियन के माध्यम से। यूरोपीय यूनियन का वैश्विक बाजार में यदि हम कुल हिस्सा देखें कृषि उत्पादकों के निर्यात में, तो 16.1% आता है। इसके बाद दूसरे स्थान पे USA आता है, ये 2019 की हम बात कर रहे हैं, और USA का हिस्सा है 13.8%। USA के बाद आता है ब्राज़ील। ब्राज़ील का जो हिस्सा है आप देखोगे 7.8%। ठीक है, और ब्राज़ील के बाद अगला आ जाता है चाइना। ठीक है, तो मुख्य रूप से यही आंकड़ा आज भी होगा, क्योंकि इसको इतनी जल्दी बदला नहीं जा सकता। यूरोपीय यूनियन आप जानते हो कई देशों का समूह है, तो यूरोपीय यूनियन कृषि निर्यातकों में टॉप पर रहता है। दूसरे स्थान पे USA और तीसरे स्थान पे ब्राज़ील। तो पहले और दूसरे स्थान पे जो हैं ये जल्दी बदलाव इनमें नहीं होते हैं। ठीक है, हाँ तीसरे और चौथे में बदलाव होते रहते हैं, तो वो आपको ध्यान देना है। तो पहला और दूसरा याद रखिएगा, यूरोपीय यूनियन और USA, इनका स्थान है वैश्विक कृषि उत्पाद निर्यातकों में पहला और दूसरा। इसको बताएं, कुरलोई ए उत्तर कोल खदान कहाँ स्थित है? बताएं। एक खदान के बारे में दिया गया है और बोल रहा है कि कहाँ स्थित है। ये इसलिए चर्चा में है क्योंकि बीच में कोयले को लेकर हाहाकार मची हुई थी कि कोयला खत्म हो गया है।
कोयला खत्म नहीं हो गया था, बल्कि ज़्यादातर खदानों को हमने निजी क्षेत्र को बेच दिया है, निजी क्षेत्र को आवंटित कर दिया है नीलामी में, जिसके चलते यदि वहाँ से उत्पादन नहीं होगा, खनन नहीं होगा तो समस्या तो होगी ही, कोयले आपूर्ति प्रभावित होगी। तो वही चीज़ें यहाँ पे हुई थी। विशेष रूप से ये जो कुरलोई खदान है ये अभी हाल ही में वेदांता समूह को नीलामी में प्राप्त हुई है। ठीक है, विशेष रूप से ये झारसुगुड़ा उड़ीसा से संबंधित है, तो ओडिशा आपको याद रखना है, जगह का याद रखना है तो आप झारसुगुड़ा याद रख सकते हो। उड़ीसा की यदि हम बात करें तो उड़ीसा की राजधानी आती है भुवनेश्वर, और भुवनेश्वर के बारे में आपको बता दें, भारत का 100% टीकाकरण लक्ष्य अर्जित करने वाला पहला शहर जो है वो है भुवनेश्वर, ये भी आपको पता होना चाहिए। पिछले दिनों आपने सुना होगा कि कच्चे तेल के भंडारण को लेकर 2 नए भंडार गृह बनाए गए थे, विशेष रूप से रणनीतिक आयामों के लिए। तो कहाँ कहाँ पे बनाए गए थे? एक बनाया गया था चंडीखोल, और चंडीखोल कहाँ पर है? चंडीखोल है ओडिशा में। ठीक है, दूसरा बनाया गया था पादुर, और पादुर कहाँ पर है? कर्नाटक में। तो ये दोनों याद रखने हैं। ये दोनों क्या हैं? ये दोनों रणनीतिक तेल भंडारण गृह हैं आप कह सकते हैं, या भंडारण क्षेत्र हैं, जहाँ पे रणनीतिक एवं वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए हमने भूमिगत भंडारण क्षमता का विस्तार किया है, बनाया है। पहला है चंडीखोल उड़ीसा, दूसरा है पादुर। इसके अलावा हमारे पास पहले से भी 2 से 3 हैं जो कि इन्हीं राज्यों से संदर्भित हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में शुरू की गई कृषि विविधीकरण योजना का संबंध किस राज्य से है? कृषि विविधीकरण योजना क्या है आपको बताना है। चलें बताएं। कृषि विविधीकरण योजना विशेष रूप से मैंने आपको इसको बताया है, डिटेल में मैंने बताया था, क्योंकि बिहार में मैंने नहीं बताया इसलिए मैं बता रहा हूँ। कृषि विविधीकरण योजना विशेष रूप से आदिवासी क्षेत्रों में शुरू की गई थी। आदिवासी क्षेत्रों में कृषि को टिकाऊ और लाभप्रद बनाने के लिए इस योजना की शुरुआत की थी। किसके द्वारा की गई थी? गुजरात सरकार द्वारा की गई थी, और इसमें 45 किलोग्राम यूरिया, 50 किलोग्राम NPK और 50 किलोग्राम अमोनियम सल्फेट मुफ्त में आदिवासियों को दिए जाते थे। साथ ही साथ कुछ फसलों के बीज भी यहाँ पे मुफ्त में इस योजना के अंतर्गत उपलब्ध कराए जाते थे, ये आपको पता होना चाहिए। मतलब आदिवासी क्षेत्रों में कृषि को बढ़ावा देने के लिए, कृषि को टिकाऊ और लाभप्रद बनाने के लिए यह योजना गुजरात सरकार द्वारा लाई गई है। ठीक है, अब गुजरात सरकार ने आदिवासियों के लिए यह कार्य किया है, तो आपको याद आना चाहिए कि पिछले दिनों मैंने आपको बताया था कि गुजरात सरकार ने आदिवासियों के लिए एक तीर्थ यात्रा प्रारंभ की है, और इस तीर्थ यात्रा के लिए जाने वाले किसी भी आदिवासी को 5,000 रुपये की सहायता गुजरात सरकार द्वारा दी जाएगी। लेकिन ये जो तीर्थ यात्रा है ये अयोध्या की है। भगवान राम की जन्मस्थली से संबंधित तीर्थ यात्रा पर यदि कोई आदिवासी जाना चाहता है तो गुजरात राज्य सरकार 5,000 रुपये उसको उपलब्ध कराएगी, यह भी आपको पता होना चाहिए। साथ ही साथ पिछले दिन मैंने यह भी बताया था, एक विशेष प्रकार का गेहूं था गुजरात का, जिसको कीनिया को निर्यात किया गया था और श्रीलंका को निर्यात किया गया था। इसका नाम था भालिया गेहूं। तो यदि कभी आपसे पूछ लिया जाए कि भालिया गेहूं किस राज्य से संबंधित है, तो आपको पता होना चाहिए कि भालिया गेहूं जो है ये गुजरात से संबंधित है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और यह भी याद रखना कि अभी तक गुजरात में डिफेंस एक्सपो का आयोजन नहीं हुआ था, और पहली बार गुजरात में डिफेंस एक्सपो का आयोजन किया जाएगा, और गुजरात के गांधीनगर में यह किया जाएगा, यह भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो इतनी जानकारी इस प्रश्न से आपको होनी चाहिए। बढ़ते हैं आज के लास्ट प्रश्न पे। कह रहा है वित्त अधिनियम 2021 ने आयकर अधिनियम 1961 में 2 नई धाराएं 206AB और 206 CCA शामिल की है। इन दोनों धाराओं का संबंध किससे है? इन दोनों धाराओं का संबंध किससे है आपको बताना है। कृषि आय पर कर से, केंद्र शासित प्रदेशों में आयकर अधिनियम को लागू करने से, टैक्स रिटर्न ना भरने वाले कुछ विशेष लोगों से, या इनमें से कोई नहीं। इनमें से कौन सा सही है आपको बताना है। चलें,
देखो इसका सही उत्तर है सी विकल्प, टैक्स रिटर्न ना भरने वाले कुछ विशेष लोगों से। तो यह याद रखना है, आने वाले समय में ये काफ़ी चर्चा में रहने वाला है, तो इससे संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो याद रखना है वित्त अधिनियम 2021 में आयकर अधिनियम जो आता है उसमें 2 नई धाराएं शामिल की गई हैं, 206A(b) और 206CA। तो ये किस लिए शामिल की गई है? टैक्स रिटर्न ना भरने वाले कुछ विशेष लोगों के लिए। तो आज की चर्चा यहीं पे समाप्त होती है। कोई भी डाउट है तो फेसबुक पेज पे जुड़ सकते हैं। बार बार निवेदन कर रहा हूँ, यदि डाउट होगा तभी आइएगा, अपना समय बेकार मत करिएगा, ठीक है? समय बहुत कीमती है। कोई डाउट है आज की कक्षा से तो आइए, अन्यथा अपनी तैयारी को समय दीजिए, परिवार को समय दीजिए, ठीक है? क्योंकि तैयारी के लिए एक एक मिनट कीमती है। बहुत कम दिन शेष बचे हैं, लगभग 50 दिन शेष बचे हैं। तो इन 50 दिनों में ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट हमें निकालना है, तो उसके लिए हमें मेहनत थोड़ी सी दोगुनी करनी पड़ेगी अपनी, ठीक है? चलिए, धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।